नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर विनोद आपका स्वागत करता हूं अपने आज के प्रेजेंटेशन में। और आज के टॉपिक ये रहे। हेलो एवरीवन, हमने पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया हुआ इकोनॉमिक्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस, न्यू सिलेबस 2020-21। हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं What is economics? Meaning of economics? Definition of economics? इसके बाद हमने देखा कि हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हमने पार्ट 1 में थोड़ा डिस्कस किया था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हमने ये चार्ट ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है इसका डिस्कशन का, ताकि आपका थोड़ा डिस्टिंग्विश इससे अच्छी तरह तैयार हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश आता है बोर्ड एग्जाम में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए हम इससे ही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड देन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक्स, द ब्रांचेस, देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। The word microeconomics derived from Greek word micros, which means small. Quick revision करते हैं। The word macroeconomics is also derived from Greek word macros, which means large, aggregate. Alfred Marshall developed and popularized the concept of microeconomics. याद रखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप्ड किया और पॉपुलराइज किया किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को लॉर्ड जेएम केन्स डेवलप्ड एंड पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप्ड और पॉपुलराइज किया? जेएम केन्स ने किया। ऑल द क्रेडिट गोज टू जेएम केन्स टू theoretical development of macroeconomics. Then after, microeconomics is the study of individual economic unit. Most important. Microeconomics is the study of individual economic unit, such as individual consumer, individual producer, individual industry, individual firm, etc. That is microeconomic study each and every microeconomic unit in depth, गहराई से अध्ययन करती है each and every economic unit in depth। मैं यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, अभी ध्यान दीजिए। And macroeconomic study the economy as a whole, that is aggregate study of economy, टोटलिटी की बात करती है। Microeconomic is the study of individual economic unit, that means माइक्रोइकोनॉमिक स्टडी ईच एंड एवरी यूनिट इन डेप्थ। जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करें तो उसको बहुत डेप्थ में स्टडी करेगी। सिमिलरली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो टोटलिटी की बात करती है, इकोनॉमी एज अ होल, स्टडी इकोनॉमी एज अ होल, दैट मींस एग्रीगेट स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। जैसे एग्रीगेट डिमांड, यहां पे बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड की, तो वहां पे एग्रीगेट डिमांड मतलब द टोटल डिमांड मेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और यहां पर द डिमांड मेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द कंट्री, दैट मींस इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड और यहां पर पूरे टोटल कंज्यूमर की डिमांड। इसके बाद आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड मतलब इट स्प्लिट मतलब डिवाइड द एंटायर इकोनॉमी इनटू स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे टुकड़े करके स्लाइसिंग करना, टुकड़े कर लेना, और फिर इकोनॉमिक्स के अंदर एक एक पार्ट की स्टडी करना। जैसे एग्जांपल की मैंने बात किया था, जैसे अगर हम बात करें एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में कितने पेड़ होंगे? बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारे ट्रीज होंगे, लेकिन पूरे फॉरेस्ट में केवल एक ट्री का अध्ययन करना, एक ट्री के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट। तो स्लाइसिंग मेथड मतलब कि इकोनॉमी को स्टडी करने से पहले ईच एंड एवरी इकोनॉमिक यूनिट को क्या करती है, वो स्लाइस करके पढ़ती है। इसके बाद यहां पे
मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड मतलब ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ टोटलिटी की बात करती है, दैट इज लंपिंग मेथड। उसको डिवाइड नहीं करती इकोनॉमी को, ये पूरी इकोनॉमी को, इकोनॉमिक व्यवस्था के अंदर किसी भी एक व्यवस्था को, जैसे बात करते हैं नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या है? पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम है। द टोटल aggregate money value of all goods and services produced in a country during a year is called as national income। तो पूरी कंट्री की बात हुई ना उसके अंदर। तो अगर नेशनल इनकम है तो लंपिंग में पूरा स्टडी करेगी उसको। तो ये स्लाइसिंग मेथड और ये लंपिंग मेथड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड, सॉरी स्लाइसिंग मेथड, एंड मैक्रो इकोनॉमिक यूजेस लंपिंग मेथड। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज based on partial equilibrium analysis, remember that, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैक्रोइकोनॉमिक based on general equilibrium, based on general equilibrium। तो यहां पे पहले समझना होगा कि ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है। थियरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब होता है बेस्ड ऑन एजम्पशंस। एजम्पशंस मतलब होता है कंडीशंस। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर जो भी थियरीज हैं वो क्या है? एजम्पशन पर आधारित है, कंडीशंस पर आधारित है। एवरीथिंग एल्स रिमेन कांस्टेंट, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मान लिया जाए एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की हम डिमांड की बात करते हैं, तो जब हम उसकी स्टडी कर रहे होंगे तो बाकी चीजों को हम क्या करेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे। जैसे आप देखो आगे पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड में, डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन प्राइस। इफ प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, एंड इफ प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। अब मान लिया जाए मेरे पास 10 रुपए ही, अचानक 10 रुपए के अकॉर्डिंग में डिमांड करूंगा और अचानक मेरी इनकम बढ़ जाए तो मैं बहुत सारा डिमांड करने लगूंगा, तो फिर वो लॉ टूट जाएगा ना, क्योंकि प्राइस कम ज्यादा होने पर डिमांड कम होती है। अचानक मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी, फिर वहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करेगा। इसलिए यहां भी कह रहा है कि जितने भी इकोनॉमिक लॉज हैं, याद रखना, जितने भी इकोनॉमिक्स के अंदर लॉज हैं, खास करके माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो सबके सब किस पर आधारित हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कंडीशनल। वे सब एजम्पशन पर आधारित हैं, रियलिस्टिक नहीं है वो, एज्यूम्ड करने के बाद। दैट इज एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट। एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है कि मतलब एजम्पशंस। इसके बाद बेस्ड ऑन जर्नल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये होता है जर्नल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? नॉट बेस्ड ऑन एजम्पशन। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर जितनी भी थियरीज हैं वो एजम्पशन पर आधारित नहीं है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंदर कंडीशनल है, कंडीशंस पर आधारित इकोनॉमिक लॉस, और ये अनकंडीशनल इकोनॉमिक लॉस जो फिगर, फैक्ट और फिगर पर डिपेंड करते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग एल्स। तो यहां पे क्या हुआ? कंडीशन हुआ क्या? कुछ नहीं, सब कुछ सब पर निर्भर है, सब कुछ पर निर्भर करता है। तो ये इसमें एजम्पशन नहीं है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइस थ्योरी। Microeconomics is also called as price theory, while macroeconomics is also called as income theory। क्यों प्राइस थ्योरी? मतलब क्यों? प्राइस थ्योरी में माइक्रो इकोनॉमिक्स जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके प्राइसेस की अध्ययन करती है, स्टडी करती है। जैसे लैंड की प्राइस रेंट है, लेबर की प्राइस वेजेस है, कैपिटल की प्राइस इंटरेस्ट है, और इंटरप्रेन्योर की प्राइस प्रॉफिट है। सिमिलरली इनकम थ्योरी के अंदर जैसे नेशनल इनकम वगैरह है, तो इनकम इकोनॉमी के अंदर इनकम कैसे जनरेट होती है उसकी स्टडी करती है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम थ्योरी। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नैरो, छोटे लेवल की बात करती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? नैरो कॉन्सेप्ट। एंड व्हाइल मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इज वाइडर कॉन्सेप्ट। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। जो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो
वो क्या डिसाइड करती है, क्या डिटरमाइन करती है? ये जो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिटरमाइन करता है फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस है, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई कितनी है, वो फोर्सेस जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है। और इसके अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्रो इकोनॉमिक थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड पूरा टोटल नेशन वाइड होगा, एग्रीगेट सप्लाई भी पूरा कंट्री वाइज होगा। सिमिलरली एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री, कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है उस पर आधारित होगा मैक्रो इकोनॉमिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी जो है। तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से डिसाइड होती है, वो फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, और यहां पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेन टॉपिक के अंदर जा रहे हैं। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहले मीनिंग बहुत क्लियर और बहुत सिंपल मीनिंग है। द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। ये तो आप सब लोग बार बार देख चुके हैं, 2-3 बार। आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स thus deals with small part of the नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी का जो भी जितना भी स्मॉल पार्ट है उसका एक स्मॉल पार्ट का स्टडी करती है, उससे डीलिंग करती है। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। एक इंडिविजुअल यूनिट जैसे मान लिया इंडिविजुअल कंज्यूमर, देखो यहां पर सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर का एक्शन क्या होता है और उसका बिहेवियर क्या होता है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और फर्म, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर। तो पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कैसे डिसाइड होती है? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस होती है वो डिटरमाइन करती है पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस। और फैक्टर की प्राइस आपने देखा, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर की क्या प्राइसेस हैं? रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। तो इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन में। मॉरिस डॉब की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब जैसे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा माइक्रोस्कोप के थ्रू हम स्टडी करते हैं, एक एक बारीक चीजों को देखते हैं, छोटी छोटी चीजों को समझते हैं। इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स भी माइक्रोस्कोप की तरह का इस्तेमाल करके या माइक्रोस्कोपिक स्टडी करती है इकोनॉमी की, मतलब इकोनॉमी की ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पार्ट की सूक्ष्मता से अध्ययन करती है। इसलिए उसको कहा जाता है दैट इज ईच इंडिविजुअल यूनिट इज सेपरेटली एग्जामिन्ड। पूरी इकोनॉमी के अंदर प्रत्येक जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको सेपरेटली एग्जामिन करती है एंड एनालाइज्ड इन डिटेल। एक एक यूनिट के बारे में सेपरेटली एग्जामिन करना और उसका एनालिसिस करना। तो मॉरिस डॉब की डेफिनेशन का मतलब यह है। इसके बाद प्रोफेसर एपी लर्नर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एपी लर्नर क्या डेफिनेशन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी की तरफ देखती है, किस तरह देखती है? थ्रू अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखती है। एज इट वर टू सी, जिस प्रकार माइक्रोस्कोप से क्या देखती है? एज इट वर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। हम माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं कि कितने मिलियंस ऑफ सेल, लाखों जो कोशिकाएं हैं, उनको हम किस तरह से वो बॉडी को परफॉर्म कर रही है, बॉडी इकोनॉमी को किस तरह से वो मेंटेन कर रही है, वो हम माइक्रोस्कोप से पता करते हैं। सिमिलरली द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज कंज्यूमर, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे हाउस होल्ड हो, वो एज ए कंज्यूमर, एन इंडिविजुअल और अ फर्म
एज अ प्रोड्यूसर। देखो एक इंडिविजुअल क्या हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, और एक इंडिविजुअल क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का जो रिलेशनशिप है प्लेज देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। पूरे इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म में, सिस्टम में, इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म और सिस्टम में क्या होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का जो रिलेशन होता है वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है। तो इस तरह से दो डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मॉरिस डॉब की डेफिनेशन और प्रोफेसर एपी लर्नर की डेफिनेशन। नाउ अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, दायरा क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स किन बातों की स्टडी करती है। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतने एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा और पॉइंट आंसर ऐसे बनाकर आपको लिखना है। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, माइक्रोइकोनॉमिक्स, इन माइक्रोइकोनॉमिक्स theory of product pricing means demand analysis and supply analysis. So microeconomic studies how the price of individual commodity depends upon the forces of demand and supply. भाई किसी भी इंडिविजुअल कमोडिटी की जो प्राइस होगी, जो प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब किसी भी इंडिविजुअल कमोडिटी, प्रोडक्ट मीन्स कमोडिटी, किसी भी इंडिविजुअल कमोडिटी की जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइंड होगी, वो कैसे निश्चित होगी, उसका स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो जैसे प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे, जो डिमांड एनालिसिस है इट कवर्स इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस किसको कवर करती है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर मतलब मैन्युफैक्चरर, जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा और सप्लाई करेगा। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स को सप्लाई करता है, इसलिए वो सप्लाई एनालिसिस में आता है। और कंज्यूमर गुड्स को क्या करता है, डिमांड करता है। तो कंज्यूमर की तरफ से डिमांड जाएगी और प्रोड्यूसर की तरफ से सप्लाई जाएगी। और जब फोर्सेस डिमांड और सप्लाई मार्केट में जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर जो प्राइस डिसाइड होगी उसको हम बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो याद रखो दैट इज जहां पर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का स्टडी हम करते हैं किसके थ्रू, प्रोडक्ट प्राइसिंग के थ्रू। दैट इज प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट वन, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। They are producing goods and services. For the production of goods and services, factors are plays most important role. So their rewards and prices are decided in through the study of microeconomics. अब लैंड की रिवार्ड क्या है, रेंट है, लेबर का रिवार्ड क्या है, वेजेस है, कैपिटल का रिवार्ड क्या है, इंटरेस्ट है, और एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड क्या है, प्रॉफिट है। तो जाहिर सी बात है अगर एक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या होंगे, ये कंट्रीब्यूट करेंगे ना। ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए चारों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है उनकी प्राइस भी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग का स्टडी करती है कि कैसे सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसेस है वो कैसे डिसाइड की जाएगी। इसके बाद थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब लोगों का आर्थिक भला कैसे हो। वेलफेयर मतलब क्या होता है, भलाई। तो क्या है, दिस थियरी डील्स विद इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब एक तरह से क्षमता हम कह सकते हैं, इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, दक्षता भी होता है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेस का इस्तेमाल कैसे करना है, एलोकेशन करना मतलब इस्तेमाल करना, एंड इट इज अटेन्ड विथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल।
मतलब रिसोर्सेज का इस तरह इस्तेमाल करो। दिस थियरी डील्स विथ इफिशियंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट इज अटेन्ड विथ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल। भाई ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का हम कितना बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल कर सके, अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके, इफिशिएंटली इस्तेमाल कर सके, ताकि लोगों को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। उसका मतलब जब लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा तभी तो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। तो थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर का स्टडी करती कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर 3 बातें आती है। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, भाई लोगों की भलाई कैसे होगी, पहले इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन का मतलब है इट मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन का क्या मतलब है, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं उससे मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। फिर इफिशियंसी इन कंजप्शन, कंज्यूमर की इफिशियंसी कंजप्शन में होती है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इफिशियंसी इन कंजप्शन का मतलब क्या है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल in such a way that it gives maximum satisfaction to the consumer. कंज्यूमर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना चाहिए कि कंज्यूमर्स को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, दैट इज इफिशियंसी इन कंजप्शन। इसके बाद है ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी का क्या मतलब है, दैट इज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करना और क्या लेना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। देखिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज। भाई हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या होगा, प्रोडक्शन इस मैनर से करना होगा या उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होगा जो सबसे ज्यादा लोगों ने डिजायर किया हो। तो बहुत सिंपल वे में हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करो जो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने डिजायर किया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की कंज्यूम करने की इच्छा उस गुड्स को है। वो होगा आपका ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर या ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये क्वेश्चन आपका होता है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम आएंगे इसके बाद फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ दोस्तों अपना तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स, क्या है फीचर्स को आप कह सकते हैं गुणधर्म। देखिए ऑलरेडी हमने बहुत अच्छी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। कैसे, देखिए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट या केवल आप लिख सकते हैं इंडिविजुअल यूनिट। फीचर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स या स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट मीन्स व्हाट, इंडिविजुअल यूनिट क्या है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक कंज्यूमर का अध्ययन, सभी कंज्यूमर का अध्ययन, वो स्मॉल है क्या, नहीं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा, वो मैक्रो में चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे फॉरेस्ट में से केवल एक ट्री का स्टडी करते हैं तो पूरा जंगल देखिए कितना बड़ा होता है और उसमें एक पेड़ क्या चीज है, बहुत स्मॉल पार्ट है उसका, स्मॉल यूनिट है उसका, इसलिए उसको बोला स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो देर आर सो मेनी माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, उन माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जो सबसे स्मॉल यूनिट है, एक एक यूनिट का स्टडी है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। लाइक इंडिविजुअल फॉर्म, एक फॉर्म का अध्ययन, इंडिविजुअल प्राइस, किसी भी इंडिविजुअल प्राइस का अध्ययन। अब जैसे एक लेबर की प्राइस क्या होगी, वो इंडिविजुअल हो गया। इंडिविजुअल कम्युनिटी,
एक इंडिविजुअल कम्युनिटी की प्राइस क्या होगी, वो हो गया क्या, इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी। इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक परिवार का स्टडी। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये प्राइस थ्योरी को हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थियरी। Why microeconomics is called as price theory? Microeconomics deals with determination of prices of goods and services. Microeconomics जो है, इसकी जो थ्योरी है वो किससे डील करती है, क्या निश्चित करने में डील करती है, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं की और सेवाओं की जो कीमतें हैं उसको डिटरमाइन करती है, उसको निश्चित करती है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी कहते हैं। साथ ही साथ एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भी प्राइस डिसाइड करती है। हमने देखा अभी स्कोप के अंदर देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर्स। और उसकी प्राइसेस भी देखा हमने। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस क्या है, वही रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, प्राइस थियरी के थ्रू क्या करती है, डिटरमाइन करती है। हेंस इट इज नोन एज प्राइस थियरी। तो इट्स वेरी सिंपल, एकदम टेक्स्ट बुक में दिया है, सिंपल लैंग्वेज में हमने ऐसे लिया इस केस को। नेक्स्ट थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम को भी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऑल द माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज, ध्यान देना, all the microeconomic theories based on assumptions, conditions. Partial equilibrium मतलब होता है कि ये आइसोलेट करती है जो अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, ये इंडिपेंडेंट स्टडी करती है। जैसे एक यूनिट का स्टडी इंडिपेंडेंटली उस यूनिट की ये स्टडी कर रही है, बाकी चीजों को निग्लेक्ट करती है ये, और ऐसा मान के चलती है कि बाकी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, अदर थिंग्स बीइंग रिमेनिंग द सेम, दैट इज कांस्टेंट। तो उसको बोलते हैं एजम्पशंस। क्या बोलते हैं, एजम्पशंस। तो इक्विलिब्रियम का, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब यही है। देखो आगे हम डिटेल करने देखते हैं। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स के बीच में बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जैसे डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब वो किसी एक पॉइंट पर आकर इक्वल हो जाएंगे। When the forces of demand and supply becomes equal in the market, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगी, वही क्या होता है बोलो, इक्विलिब्रियम होता है। जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगी, मैंने 100 क्वांटिटी डिमांड किया और प्रोड्यूसर ने 100 क्वांटिटी सप्लाई किया, तो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हुई कि नहीं हुई। और जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होगी तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल हो जाना। अब ध्यान देना, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। मैंने पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया, बताया मैंने आपको, बेस्ड ऑन assumptions, assumptions दैट मीन्स कंडीशंस। और कौन सी कंडीशंस है, other things remaining the same, that is constant, that is conditional. So all microeconomic theories are conditional, based on assumptions. In absence of assumptions, microeconomics theories are not explained. Microeconomic analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit. कोई भी एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब आए। अब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे इंडिविजुअल डिमांड। मैं एक अकेला इंडिविजुअल पर्सन हूं, मेरी इंडिविजुअल डिमांड है, मैं कितनी प्राइस पे मुझे वो वस्तु मिलेगी कि मैं उसको डिमांड करूंगा, तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर जितने रुपए में सप्लाई करेगा उतना रुपया मैं देकर उसे ले लूंगा, तो मैं इक्विलिब्रियम को अटेन कर लूंगा। वो हो गया क्या, मेरा इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ ना मेरा। मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब आ रहा हूं, 10 रुपए में जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए 10 रुपए में उतनी क्वांटिटी सप्लाई हो जा रही है,
तो मैं इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया मैंने. सो दैट इज इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री. इंडिविजुअल फॉर्म का भी ऐसे इक्विलिब्रियम होगा, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का भी ऐसे ही होगा. इट आइसोलेट्स, ये पृथक कर देती है, अलग कर देती है एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस. जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये इंडिपेंडेंट स्टडी करती है. इंडिपेंडेंटली मतलब किसी एक यूनिट का स्टडी करना और बाकी चीजों को निग्लेक्ट कर देना. तो इसलिए इट आइसोलेट्स, ये अलग कर देती है, पृथक कर देती है एन इंडिविजुअल यूनिट किसी भी इंडिविजुअल यूनिट को अलग कर देती है फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. आगे के फीचर्स के लिए हम आते हैं. ओके, अब तक हमने देखा 3 फीचर्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स से 3 फीचर हमने डिस्कस कर लिया. अब हम 4th फीचर पे आते हैं. बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन. इसके बारे में हमने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो एजम्पशंस पर आधारित होती है, जिसे हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम में हमने देखा था. लेकिन ध्यान देना, माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल एजम्पशंस. फंडामेंटल एक सैद्धांतिक तौर पर एजम्पशन पर ही आधारित है. माइक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी एक्सप्लेनेशन है या माइक्रो इकोनॉमिक्स जितने भी वेरिएबल्स उसके हैं, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड, चाहे वो डिमांड एनालिसिस ऑफ डिमांड हो, एनालिसिस ऑफ सप्लाई हो. सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, चाहे वो सप्लाई एनालिसिस हो, सब का सब किस पर आधारित है? वो फंडामेंटल एजम्पशंस पर. और वो एजम्पशंस क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब ये सेक्ट्रिस पैरिबस बोलते हैं इसको. सेक्ट्रिस पैरिबस का मतलब ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. मतलब जैसे मान लिया जाए मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हूं, मेरी डिमांड किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, किस फैक्टर पर मेरी डिमांड डिपेंड करेगी? तो जाहिर सी बात है कि एट ए टाइम लॉ सिंपल कहता है, लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस एंड वाइस वर्सा. दैट मीन्स कि जब प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा, और प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम. तो ये तो बात होगी कि डिमांड केवल प्राइस पर डिपेंड करता है. इसका मतलब ये लॉ कहता है ऐसा है. प्राइस को कंसीडर करके लॉ को डेवलप किया गया. ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए उनको बाकी एज्यूम कर लेना है, बाकी फैक्टर्स को एज्यूम कर लेना है और केवल प्राइस को लेकर के लॉ को एक्सप्लेन करना है. तो क्या हुआ इसका मतलब? क्या हमारी डिमांड केवल प्राइस पर डिपेंड करती है? अरे नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ध्यान रखना इस बात को, वो हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो और क्लियर होगा. नाउ जैसे अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इसी थ्योरी पर आधारित है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. तो ध्यान देना, यहां पर सिंगल प्राइस मार्केट में प्रिवेल्स करती है. तो ये बहुत सारी चीजों को एज्यूम कर लेना है. लेजिस फेयर पॉलिसी. लेजिस फेयर पॉलिसी का मतलब होता है नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. एक ऐसी नीति, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी नहीं होगी. लेकिन मुझे बताइए, कोई ऐसा मार्केट है या कोई ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की दखलंदाजी ना हो? तो ये एज्यूम कर लिया गया कि लेजिस फेयर पॉलिसी मतलब नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट. प्योर कैपिटलिज्म. प्योर कैपिटलिज्म भी एज्यूम्पशन नहीं है. मुझे बताइए, क्या हमारे देश में प्योर कैपिटलिज्म है? नहीं है. हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं, हाथ से हाथ मिला के चलते हैं, दोनों की पार्टिसिपेशन है. लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? एज्यूम कर लेती है उसको, है प्योर कैपिटलिज्म को एज्यूम करती है. दैट मीन्स फ्री प्राइवेट इकोनॉमिक सिस्टम. एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें पूरा का पूरा पूंजी किसने लगाया हुआ है? प्राइवेट लोगों ने लगाया हुआ है. तो यह भी असम्पशन है. फुल एम्प्लॉयमेंट. किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है क्या? नहीं. लेकिन इसने यह भी एज्यूम कर लिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा. इन बातों के आधार पर जितने भी इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉज बने हैं, सिद्धांत बने हैं, उनको डिस्कस करना है. तो कितना बड़ा एजम्पशन सब है.
एक्सेट्रा। दीज एजम्पशंस मेक्स द एनालिसिस सिंपल। और इन एजम्पशंस की वजह से ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस को समझना आसान होता है। तो एजम्पशंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स। एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक लॉ हैं वो इसके एजम्पशन पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइसिंग मेथड। ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड सिंस इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट। पूरी इकोनॉमी को स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में स्प्लिट कर देती है, पृथक कर देती है, डिवाइड कर देती है और इसके बाद उसका स्टडी करती है। तो हमने देखा था ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड इन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। किसी भी इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करने के लिए स्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड देन स्टडीज each unit separately in detail। तो ये माइक्रो स्लाइसिंग मेथड बहुत ही सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट की टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी का। कैसे? मार्जिनल रिफर्स टू द चेंज ब्रॉट अबाउट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने के कारण टोटल कंजप्शन पर फर्क आ जाता है। से मान लिया जाए कि एग्जांपल देता मैं कि किसी भी एक यूनिट, जैसे मान लिया जाए, ये हम समझने वाले हैं यूटिलिटी कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी तरह से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर ये आपको मार्जिनल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मार्जिनल यूनिट क्या होती है? जब हम एक एक्स्ट्रा वन मोर यूनिट कंज्यूम करते हैं तो एक और मोर यूनिट कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसी को कहते हैं मार्जिनल यूनिट। तो मार्जिनल यूनिट क्या करती है? आपके टोटल सेटिस्फेक्शन में क्या करती है? एक्स्ट्रा एडिशन करती है। दैट इज मार्जिनल यूनिट। एडिशनल यूनिट का मार्जिन मिलता है, मार्जिन ऑफ बेनिफिट मिलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मेक्स यूज इकोनॉमिक डिसीजंस माइक्रोइकोनॉमिक्स मेक्स यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके एज टूल्स ऑफ एनालिसिस। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल को किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक सिद्धांत को एनालाइज करने के लिए टूल के रूप में किसका इस्तेमाल करती है? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एज ऑल इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन एट द मार्जिन। मार्जिन के आधार पर हम सभी माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा डिसीजन क्या है, अगर मैं कोई कंजप्शन कर रहा हूं, अगर एक और यूनिट कंज्यूम करने से मुझे बेनिफिट मिलेगा, कौन सा बेनिफिट? मार्जिनल बेनिफिट मिलेगा, तभी मैं उस कमोडिटी को कंज्यूम करूंगा। अगर मुझे मार्जिनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो मैं उस कमोडिटी को कंज्यूम करूंगा क्या? नहीं करूंगा। बस इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल कहते हैं। सिंपल देखा है। इसके बाद क्या है? एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर अलग अलग प्रकार की मार्केट स्ट्रक्चर है। उन मार्केट स्ट्रक्चर का क्या करती है? एनालिसिस करती है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मैंने भी पहले भी कहा परफेक्ट कॉम्पिटिशन आया था एक पॉइंट। ये देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब वेयर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारे उसके फीचर्स हैं, टॉपिक में आगे आएगा। मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक ऐसा सिंगल से, मोनो मतलब होता है सिंगल, पोली मतलब होता है सेलर। मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर इन द मार्केट। तो एक मार्केट स्ट्रक्चर ये भी हुआ ना, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे सिंगल सेलर है, उसकी खुद की हुकूमत चल रही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये भी एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे मोनोपोली भी होगा और कंपटीशन भी होगा, प्रोडक्ट का कंपटीशन होगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनो मतलब होता है सिंगल, पॉलिस्टिक कंपटीशन मतलब सेलर भी, जैसे मान लीजिए आप सुनो ध्यान से, जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं,
जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल में कोल्ड ड्रिंक्स एग्जांपल ले अगर, तो पेप्सी भी है, कोको कोला भी है, मिरिंडा भी है, माजा भी है। सब क्या है, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी मोनोपोली भी है, लेकिन उनके बीच में कंपटीशन भी है। उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और ऑलिगोपोली, ऑलिगोपोली मतलब होता है लिमिटेड कंपटीशन। कंपटीशन होगा उसके अंदर, लेकिन जहां पर लिमिटेड कंपटीशन होगा तो उसको हम बोलते हैं क्या है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर लिमिटेड कंपटीशन है, उसे बोलते हैं ऑलिगोपोली। तो ये सारे जितने भी मार्केट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हैं, उन सबका एनालिसिस करती है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद लास्ट पॉइंट है 8, लिमिटेड स्कोप। भाई हमने पहले भी देखा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी है वो बहुत ही नैरो लेवल पर किया जाता है, तो इसलिए इसका स्कोप भी क्या है, लिमिटेड है। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। केवल इंडिविजुअल यूनिट तक ही इसका स्कोप है। ये टोटलिटी की बात नहीं करती है, इकोनॉमी एज अ होल की बात नहीं करती है, ये केवल इकोनॉमी के अंदर एक छोटे से इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करती है। इसलिए इसका स्कोप क्या है, बहुत छोटा है। इट डजंट डील विद एग्रीगेट यूनिट। एग्रीगेट मतलब क्या होगा, यहां पर इकोनॉमी एज अ होल। ये एग्रीगेट यूनिट के साथ डील नहीं करती है, या एग्रीगेट यूनिट के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन नहीं करती है। सच है जैसे कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब राइज इन द प्राइस लेवल। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब व्हेन प्राइस लेवल रिड्यूस इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिद्धांत क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट की अपेक्षा, तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की शक्ति ज्यादा होगी। इस पॉइंट को एकदम लिमिटेड लेवल पर क्या करती है, डिस्कस करती है। ये मतलब इसके बारे में नहीं बात करती है। ये इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब कहां पर है, एग्रीगेट लेवल पर है। इकोनॉमी की पूरे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की बात करेंगे उसके अंदर। अगर एक्सपोर्ट इकोनॉमी का बहुत ज्यादा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा। अगर हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे फॉरेन कंट्रीज से, तो हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो हम पेमेंट करते हैं इंपोर्ट करते हैं उतना हमारा डॉलर चला जाता है, डॉलर रिड्यूस हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा डॉलर हमारे पास ज्यादा आएगा, विदेशी विनिमय ज्यादा आएगा, विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी। और जब विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रांग होगा। ये सब बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करती है, ये टोटलिटी की बात है, एग्रीगेट की बात है। तो लिखा है ना, it does not deal with the aggregate unit like problems such as inflation, deflation, balance of payment, poverty, unemployment, population, economic growth। इन सब की बात माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करती है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। हम अगले लेक्चर में आएंगे पार्ट 3 में इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, आप सबको धन्यवाद।